So first of all, what is moment of inertia? See, it may be recalled that the moment of force about the point is the product of force and the perpendicular distance between the point and the line of action of the force. तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? जैसे कि हमने पहले देखा है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. So that is called as the moment of force. So moment of force is equal to force is F into distance, perpendicular distance, F into d, and if this moment Fd is further multiplied by the distance d, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसको अगर फिर से डिस्टेंस d से मल्टीप्लाई किया तो विल गेट द क्वांटिटी Fd स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड. सो विच इज रेफर्ड एज द मोमेंट ऑफ मोमेंट. तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंट और सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स. तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स सिंपली इज नथिंग बट द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फिर से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया उसको तो क्या हो जाएगा? Fd स्क्वायर मिल जाएगा आपको, Fd स्क्वायर मिल जाएगा. तो ये Fd स्क्वायर जो है इट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंट और सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स. दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स. दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू Fd इंटू d, दैट इज Fd स्क्वायर. तो सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वही है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अभी देखिए यहां पे आपका जो फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है. मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस है. अगर इस फोर्स को हम मास या वेट से रिप्लेस करेंगे, फोर्स को किससे रिप्लेस करना है आपको? मास या एरिया. मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंट इज नथिंग बट Fd स्क्वायर होगा. अगर F को रिप्लेस किया किससे? मास या एरिया, तो क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर या MD स्क्वायर. AD स्क्वायर या MD स्क्वायर हो जाएगा. सो सी, इफ द टर्म फोर्स इन द अबव आइडेंटिटी इज रिप्लेस्ड बाय एरिया और मास ऑफ द बॉडी, then resulting parameter is called as the moment of inertia. तो वहां पे क्या चीज ध्यान में रखना है? जो फोर्स है, फोर्स को रिप्लेस करना है किससे? एक तो एरिया से या एक तो मास से. उस केस में वो हो जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया इज इक्वल टू AD स्क्वायर. यहां पे एरिया रिप्लेस किया इंस्टेड ऑफ फोर्स, और सेकेंड है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू Md स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या रिप्लेस किया? मास, M फॉर मास. सो वेयर A एंड M रिस्पेक्टिवली डिनोट द एरिया एंड मास ऑफ द बॉडी. यहां तक समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच the body resists any change in its state of rest or of uniform motion. तो inertia क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है. तो उसमें क्या होता है? चेंज होता है. क्या चेंज होता है? जब आप उस बॉडी को अगर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि न्यूटन लॉ पता है आपको, है ना? फोर्स लगाया है बॉडी को, एक तो बॉडी वो स्टेट में है तो स्टेट में रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में रहेगी, इफ यू हैव अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट बॉडी. तो इनर्शिया क्या वही कहता है? इनर्शिया रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है? सो दिस इज द इनर्शिया, और यू कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखिए फिर से. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द
sum of its moment of inertia about the parallel axis through its center of gravity and the product of its area and the square of the distance between two axes. So for better understanding, I will just explain. So I will consider here two axes. See, I will call as AA and BB. After that I will take a body, irregular body, and I will assume the elemental area of this body ओके। अभी इसका जो CG है तो उसको लोकेट करने के लिए आई विल ड्रॉ द XX एक्सिस एंड दिस इज द YY एक्सिस। सो दिस डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम AA एक्सिस टू द XX एक्सिस इज H, and this elemental strip, this is called as the elemental strip area, which is equal to dA। और इस एलिमेंटल स्ट्रिप का जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम XX एक्सिस वो है y, और BB सेक्शन से YY एक्सिस तक जो डिस्टेंस है वो है J। और यहाँ पे देखो XX एक्सिस और YY एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। सो दिस इज द CG of this body. So I will just write here G. So this is the lamina, ठीक है, this is the lamina and total area is A. Total area of this lamina is कैपिटल A। मैंने क्या किया, यहाँ पे दो एक्सिस लिए हैं, एक्सिस A और BB, और एक रैंडमली लैमिना लिया है जिसका एरिया है A, और उस पे एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर किया है अलोंग द X डायरेक्शन। उसके बाद उसका XX एक्सिस और YY एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होता है उस बॉडी का, उस लैमिना का, तो वो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ XX एंड YY एक्सिस। तो जो एक्सिस A है वहां से XX एक्सिस तक कितना डिस्टेंस है, H, ठीक है। A से लेके XX एक्सिस तक डिस्टेंस कितना है, H, और जो एलिमेंटल स्ट्रिप लिया है अलोंग द X डायरेक्शन उसका डिस्टेंस कितना है, Y। अगर A से निकालेंगे तो H प्लस Y, ठीक है। So after that just write here पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, अल्टीमेटली देखिए I/XX, और यू कैन से IA is equal to I/XX plus AH स्क्वायर। तो ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन।
अभी I क्या है? I is the moment of inertia of that lamina. तो फिर से डायग्राम देखिए, इक्वेशन क्या है आपका? I A is equal to I XX plus AH square. तो अभी डायग्राम में देखिए, अभी I XX हमें क्या करना है? I A फाइंड आउट करना है. ये रेफरेंस पॉइंट है, बेस पॉइंट पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? अभी ये एक्सिस है ये एक्सिस को पैरेलल कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्स एक्सिस, तो उसको पैरेलल है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I A इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस, पैरेलल एक्सिस अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस. एक्स एक्स एक्सिस ही क्यों चुना हमने? क्योंकि आपका जो सेंट्रोइड है लैमिना का, वो कौन सा एक्सिस पे है? y और x का जो इंटरसेक्शन है, जहां पे इंटरसेक्शन है, तो उस पॉइंट पे, इसलिए I x x हमने वहां पे मूवमेंट लिया I x x पे. सो I A इज इक्वल टू I x x प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास और एरिया. मास और एरिया, मास अभी यहाँ पे मास होगा क्या? एरिया रहेगा, बराबर है, एरिया रहेगा. इसलिए A इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. तो ये A और एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? ये h है, तो उसका स्क्वायर और एरिया के साथ प्रोडक्ट. तो ये है आपका पैरेलल एक्सिस. तो ये इक्वेशन अल्टीमेटली आता है. इसमें लिखिए I XX इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया of lamina about an axis XX passing through its CG. Similarly, I A is equal to moment of inertia about an axis which is parallel to XX axis and at a distance h from it. So this is the parallel axis theorem. अभी डायग्राम को देखने के बाद अगर आपको I A A फाइंड आउट किया, I B B फाइंड आउट करना है, तो क्या इक्वेशन आएगा? यस, I by Y प्लस A इंटू जे स्क्वायर, A इंटू जे स्क्वायर. तो हम ऐसा लिख सकते हैं I B B इज इक्वल टू I by Y प्लस A जे स्क्वायर. Write down second theorem, perpendicular axis theorem. The moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane of lamina is equal to sum of the moment of inertia of the lamina about the two axes at right angles to each other and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it. For better understanding, I will just draw the diagram.
So this is the y axis, this is the x axis. I will consider a lamina. This is the elemental area. So this is the lamina. This is the elemental area, that is dA. अभी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस एलिमेंटल एरिया से, तो दैट इज y, and this horizontal distance from lamina is x. अभी इसको जो परपेंडिकुलर फोर्स है फिर से, तो इसको ड्रॉ करता हूं मैं. So this is the origin point, and this is the z axis, and the distance from origin is r. तो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है IZZ is equal to IXX plus IYY. जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, तो ये दोनों का जो समेशन रहेगा IXX plus IYY is equal to IZZ. So this is the perpendicular axis theorem, where IXX is equal to moment of inertia of lamina about OX axis. IYY is the moment of inertia of lamina about OY axis, and IZZ is equal to moment of inertia of elemental components about OZ axis. So this is the perpendicular axis theorem. So write down radius of gyration. If the entire area or mass of lamina is considered to be concentrated at a point such that there is no change in the moment of inertia about a given axis, then distance of that point from a given axis is called as the radius of gyration, and it is denoted by K. The relation between radius of gyration K and the moment of inertia I can be put in the form I is equal to AK square, where A is the area and K is the radius of gyration and I is the moment of inertia. So in other words, if you have to define the radius of gyration, the radius of gyration of lamina is the square root of ratio of its moment of inertia to its area. तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? K is equal to
under root I by t. So write down moment of inertia of rectangular lamina. First of all, I will draw the diagram. So this is the rectangle. This is the width of rectangle. And this is the depth of rectangle. So I will just give the name of this rectangle ABCD. After that I will consider here XX axis. So this is the XX axis and this is the YY axis. After that I will assume the elemental strip here. The thickness of this elemental strip is dy and the distance, vertical distance of this strip from XX axis is y. तो यहाँ पे जो एक्स एक्स एक्सिस आपका सिचुएटेड होगा एट टोटल डेप्थ कितना है रेक्टेंगल का डी है, तो एक्स एक्स एक्सिस का पोजीशन कहाँ पे होगा डी बाई टू. सो आई विल राइट हियर, जस्ट शो हियर this vertical distance from the base is d by 2. What about y axis? Yes, b by 2, correct. Consider a rectangle ABCD of width B and depth D. विड्थ अज्यूम कितना किया है हमने d किया है और डेप्थ कितना अज्यूम किया है d किया है. आफ्टर दैट let xx and yy be the axis which pass through the center of the area and are parallel to
parallel to the sides of the lamina. The centroid lies at the midpoint of the width as well as depth. Now consider a small strip of thickness dy located at a distance y from the x axis, जिसका विड्थ d है और डेप्थ d है। उसके बाद उसका जो सेंट्रॉइड है तो वो कहां पे एक्ट होगा, रेक्टेंगल होगा तो एट द मिड ऑफ विड्थ एंड एज वेल एज डेप्थ ऑफ दैट रेक्टेंगल, बराबर। x एक्सिस d by 2, y एक्सिस d by 2, जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे आपका उस लैमिना का मिड सिचुएटेड होगा, सेंट्रॉइड कहेंगे आप या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे उसको। उसके बाद आपने एक स्ट्रिप अज्यूम किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द x एक्सिस। दिस इज द स्ट्रिप, elemental strip you can say, which is located at a distance of y and the thickness of this strip is dy. Now therefore area of the elemental strip is equal to, अभी एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया कितना होगा मुझे बताइए, d इंटू dy, मतलब विड्थ इंटू थिकनेस, वो स्ट्रिप का एरिया रहेगा। सो आई विल राइट हियर d is the width and dy is the thickness of that strip. Therefore moment of inertia of the elemental component about x axis, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है, किसका, एलिमेंटल स्ट्रिप का, अबाउट x एक्सिस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यस AD स्क्वायर, बराबर। ए इज द एरिया और d इज द डिस्टेंस है, तो यहां पे d क्या आएगा, डायग्राम में देखिए d क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, AD स्क्वायर, बराबर है ना। A इज द एरिया एंड D इज द डिस्टेंस, करेक्ट, y स्क्वायर। यहां पे देखिए ये एलिमेंटल स्ट्रिप कहां लोकेट है, एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम x एक्सिस। तो डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा आपको, y, और एरिया आपने फाइंड आउट किया है, किसका एरिया है वो, एलिमेंटल स्ट्रिप का, d इंटू dy।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, dA into y square, dA is the area, ओके एरिया। तो ये एरिया किसका है, एलिमेंटल स्ट्रिप का। तो ये एरिया हम लिखते हैं, dA मतलब क्या है, एरिया है, किसका है, एलिमेंटल स्ट्रिप का। एलिमेंट स्ट्रिप का कितना एरिया है, b इंटू यस dy इंटू वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, b इंटू वाई स्क्वायर इंटू dy। So this is the moment of inertia of the elemental component about x-axis axis. After that, moment of inertia of the entire lamina about x-axis axis. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर लैमिना अबाउट x-axis एक्सिस। तो हमने इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, लेकिन हमें ये एंटायर जो लैमिना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा फिर, अबाउट x-axis एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो I(x(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो किसका इंटीग्रेशन लेंगे हम, जो आपने एरिया अज्यूम किया है एलिमेंटल स्ट्रिप का। इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू वाई स्क्वायर इंटू dy। तो यहां पे लिमिट क्या लेना है इसका, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेगा, यहाँ पे x-axis एक्सिस है और हमने एलिमेंटल स्ट्रिप यहाँ पे अज्यूम किया है। तो ये x-axis एक्सिस है, तो ये डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन, वो कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बराबर है ना। ये डायरेक्शन जो है ऊपर वाला, ये अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा और डाउनवर्ड कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो आपको लिमिट क्या लेना है फिर, रेक्टेंगल का लिमिट क्या है, देखो d/2 x एक्सिस के डाउनवर्ड साइड d/2 है और अप साइड में भी d/2 है, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में। तो लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस d/2 टू प्लस d/2, यहां से लेके यहां तक आपका लिमिट है। तो उस इंटीग्रेशन को मैं लिमिट देता हूं यहाँ पे, माइनस d/2 to d/2। So integration from minus d/2 to d/2 b into y square into dy। चलो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, यस b y क्यूब डिवाइड बाय 3, करेक्ट। और यहां पे लिमिट क्या था आपका, लोअर लिमिट d/2 और अपर लिमिट d/2। तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन, I(x(x) इज इक्वल टू b y क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट d/2 माइनस d/2, अपर लिमिट d/2। तो इसको इस इक्वेशन में आपको रखना है। सो I(x(x) इज इक्वल टू b इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, d/2, तो d/2 को y में पुट करना है, ठीक है। तो यहां पे मैं पुट करता हूं d/2 क्यूब डिवाइड बाय 3, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट d/2 क्यूब डिवाइड बाय 3।
So I xx is equal to b into, अभी d/2 का क्यूब कितना रहेगा, d3/8 बराबर है d3/8 डिवाइड बाय 3 माइनस, अभी यहां पे माइनस d/2 है, माइनस d3/8 करेक्ट, माइनस d3/8 डिवाइड बाय 3. सो I xx इज इक्वल टू b इंटू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, d3 डिवाइड बाय 24. ये जो 8 है डिनोमिनेटर का, वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, है ना, 8 3 जा 24, तो d3/24 माइनस, अब यहाँ पे ये माइनस है तो इसको हम प्लस कर सकते हैं, माइनस माइनस गेट प्लस, सो दिस इज प्लस अगेन d3/24. उसके बाद I xx इज इक्वल टू क्या रह जाता है वहां पे, b इंटू, अभी यहां पे देखो d3/24 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू d3/24 विच इज इक्वल टू I xx is equal to b into 2 d3/12, or you can say I xx is equal to bd3/12. तो ये हो गया रेक्टेंगल लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस. तो अभी हमें वाई वाई एक्सिस को भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंटायर एरिया about y-y axis, which is equal to I-y-y is equal to db^12. जैसे I-axis को है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या लिखा आपने, bd^12. सिमिलरली अगर y एक्सिस को लेना है तो db^12. नाउ IAB be the moment of inertia about its bottom face AB, then by parallel axis theorem IAB is equal to, अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यहां पे आपको अप्लाई करना है. अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का एक्स एक्स एक्सिस के साथ है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, bd^12, और वाई वाई एक्सिस के साथ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस
dB क्यूब बाय 12। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? I XX प्लस AH स्क्वायर। तो यहाँ पे IXS क्या है? BD क्यूब बाय 12 प्लस एरिया क्या है यहाँ पे रेक्टेंगल का? B इंटू डी, B इंटू डी। और H डिस्टेंस क्या है? H मतलब क्या है? X एक्सिस के साथ, यस। और जो रेफरेंस है बॉटम फेस है, डिस्टेंस कितना है? d/2। तो H यहाँ पे हम d/2 लिख सकते हैं। सो आई विल राइट हियर d/2 स्क्वायर। So this is the moment of inertia about AB. So IAB is equal to, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, BD क्यूब बाय 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? B इंटू डी क्यूब डिवाइड बाय 4, करेक्ट। IAB इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4 इंटू BD क्यूब प्लस 12 इंटू BD क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू 4। So 16 BD cube divided by, yes, 48. So IAB is equal to BD cube divided by 3. Again we have to apply here the perpendicular axis theorem. So from the perpendicular axis theorem, polar moment of inertia that is IP is equal to IXX plus IYY. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? IZZ is equal to IXX plus IYY. तो सिंपल यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XX एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YY एक्सिस आपको पुट करना है। तो IXX क्या है? BD क्यूब बाय 12 प्लस DB क्यूब बाय 12। So lastly, just write here polar moment of inertia. Polar moment of inertia is the inertia about the polar axis. Polar moment of inertia is the inertia about the polar axis. An axis passes through the centroid, and is normal to it. Passes through the centroid and it's normal to it. So that is the polar moment of inertia. So in previous lecture
we had given the problem that is determine the moment of inertia of T section with flange as 150 by 50 mm and wave as 150 mm by 50 mm above x-axis and y-y axis through the center of gravity of section. So we have to calculate the moment of inertia of T section about the centroidal axis. Okay. So before that we have to just identify the symmetry of this figure. It is symmetric about y-axis, then center of gravity lies on y-axis, isn't it? After that we have to calculate the centroid or center of gravity of this plane figure, and after that we have to calculate the moment of inertia. Okay, so first of all I will just draw the figure of T section. See, so I will draw the T section having dimension. As we know, अभी T सेक्शन में प्लेज कौन सा है और वेव कौन सा है? So this part it is called as the flange and this one is wave. So what is the dimension of flange? 150 by 50 mm. So 150 mm, it is the width of this flange, and what is the depth? 50 mm. Again they have given the dimension of this wave also. So what is the dimension of wave? 150 by 50. So this is 150 mm and width of this wave is 50 mm. So first of all we have to find out the centroid or center of gravity of this T section. So how to find out this? So for that we have to identify the axis of symmetry. So I will just draw here axis of symmetry. So this is the axis of symmetry, that is y-y axis. Okay. So first step is, as the section is symmetrical, about y-y axis, therefore its CG or center of gravity will lie on y-y axis. After that, let us consider bottom of the wave, be the reference axis, or you can say axis of reference. तो यहाँ पे देखिए ये आपका वेव है, तो इसका जो बॉटम है वो क्या है आपका रेफरेंस।
So let us consider bottom of the wave is the reference. Now we have to just assume here this wave as a one segment 1 and this flange as a segment 2. After that, just calculate the area of wave, that is A1 is equal to, so what is the area of wave? 150 by 50. So I will write here 150 by 50, which is equal to 7500. What is the unit? Mm square. Similarly, now it is symmetric about y axis, so we have to calculate the y1 for segment 1. Okay, distance of the centroid or center of gravity of segment 1 with the reference. तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ. अभी ये सेगमेंट है, so this is the segment 2. इसके हाफ में इसका CG एक्ट होगा. Okay, so I will just draw here. So this is the y1. Okay, और जो सेगमेंट 2 है, सिमिलरली देखिए यहाँ पे ये सेगमेंट 2 जो है, ये जो डिस्टेंस रहेगा तो वो क्या है? y2. तो वो आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे y1 निकालता हूं. सो y1 इज इक्वल टू सेगमेंट 1 का देखिए हाइट कितना है? 150 है. तो आपको y1 फाइंड आउट करना है. तो 150 डिवाइड बाय 2 विल गेट द y1. सो 150 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 75 mm. Similarly, calculate the area of flange, that is A2 is equal to, अभी फ्लेंज का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है? इसका विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ 150 by 50. So I will write here 150 by 50 which is equal to 7500 mm square. And after that calculate the y2 which is equal to, so y2 is the distance between the center of gravity of that particular section to the reference axis. y2 क्या है? आपका सेगमेंट 2 से लेके उसका सेंटर से लेके जो रेफरेंस एक्सिस है वहां तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे? y2 कहेंगे. तो दिस इज द y2 कैसे फाइंड आउट करना है? देखो अभी दिस 150 प्लस, अभी ये सेक्शन का डेप्थ कितना है? 50. कहां पे एक्ट होगा? हाफ में. इस सेक्शन के हाफ में एक्ट होगा. तो 50 डिवाइड बाय 2 प्लस 150. तो इस रेफरेंस एक्सिस को y2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है. यस, सो आई विल राइट हियर 150 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 175. We know that the distance between
between center of gravity of section and reference axis. That is y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2. तो हमने a1 y1 a2 y2 फाइंड आउट किया है. जस्ट पुट द वैल्यूज. So a1 is 7500 into y1 is 75 plus a2 is 7500 into 175 divided by 7500 plus 7500 a1 plus a2. So you will get the value of y bar, that is distance between the center of gravity of section to the reference axis. So what is the value? 120. Yes, 125 mm. तो यहां पे देखिए, अभी फिर से डायग्राम में अभी y बार आपने फाइंड आउट किया है. y बार जो है उसका डिस्टेंस कितना है? 125 फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस. सो आई विल ड्रॉ हियर. सो दिस इज द x axis and this distance from the reference axis is y bar, which is equal to 125 mm. ठीक है. So this distance I have located on this T section. उसके बाद लास्ट स्टेप, that is nothing but the moment of inertia about the centroid. So write down moment of inertia about centroidal axis xx. अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस को फाइंड आउट करना है? एक्स एक्सिस को फाइंड आउट करना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है. मोमेंट ऑफ, अब यहां पे दो सेगमेंट है, प्लेज का और वेव का. वेव का एक सेगमेंट है और प्लेज का एक सेगमेंट है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ सेगमेंट 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ सेगमेंट 2, इनका एडिशन आपको किया तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड एक्सिस एक्स मिल जाएगा. सो आई विल राइट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेगमेंट 1 about x axis plus moment of inertia of segment 2 about x axis. अभी इस सेगमेंट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इंडिविजुअली, सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 का. तो बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा रेक्टेंगल के लिए?
IG1 plus A1 H1 होल स्क्वायर प्लस सेगमेंट 2 के लिए सेम IG2 प्लस A2 H2 स्क्वायर। तो ये IG1 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया of segment 1 about the centroidal axis. Similarly, IG2 moment of inertia of segment 2 about centroidal axis. Okay, x है तो x, y है तो y। तो हमें यहाँ पे x एक्सिस को फाइंड आउट करना है, क्योंकि y एक्सिस को t सेक्शन कैसा है? सिमेट्रिक है, इसलिए हम इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट x एक्सिस को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो IG1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी क्या है? रेक्टेंगल के लिए ये सेक्शन जो है डायग्राम में देखिए, ये कैसा है? इट इज सिमिलर टू रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? VD क्यूब बाय 12, करेक्ट। सो राइट डाउन अभी यहाँ पे 1 है तो D1 क्यूब बाय 12, D1 क्यूब बाय 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर एज इट इज, एंड सेकेंड का B2 D2 क्यूब बाय 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर। तो यहां पे सिंपली आपको वैल्यू पुट करने हैं। अभी देखिए सेगमेंट 1 का B क्या है? 50, D क्या है? 150। दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो B कितना है? 50 और D कितना है? 150। सो जस्ट राइट हियर B इज 50 into 150 cube divide by 12 प्लस अभी एरिया कितना है? A1 कितना है? 7500 into H आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे H कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ पे डायग्राम में अभी आपको Y1 पता है, ठीक है, और y बार पता है। y बार में से y1 माइनस करने का, y बार माइनस y1 which gives the distance, this distance, so that is nothing but the h, this is the h। how much it is? 125 minus y1 कितना है? 75, yes 50 स्क्वायर प्लस अभी सेगमेंट 2 के लिए देखिए इसका विड्थ कितना है? 150, डेप्थ कितना है? 50। सो 150 into 50 cube by 12 plus A2 is 7500 into S2। अब S2 फाइंड आउट कैसे करेंगे? डायग्राम में से देखो अभी यहाँ पे Y2 का जो डिस्टेंस है, Y2 इस डिस्टेंस में से ये जो डिस्टेंस है आपका ये फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आता है? Y2 माइनस y बार। Y2 कितना है? 175 माइनस 125, हाउ मच इट इज? 50, यस दिस इज द H फॉर सेगमेंट 2।
फिर से देखिए यहाँ पे, अभी सेगमेंट 1 के लिए क्या किया था आपने, सेंट्रोइडल एक्सिस मैक्सिमम था, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो y1 पता है आपको, y बार भी पता है, y बार में से y1 माइनस किया तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया, विच इज नथिंग बट द हाइट h। अभी सेगमेंट 2 के लिए देखिए, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y बार, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, y2 माइनस y बार। y2 कितना है 175, y बार 125, कितना आता है वो, यस 50। So I will write here 50 square. Just do the calculation. So you will get Ixx is equal to this part. So it is near about 32.8125 into 10 raised to 6. This part. After that, calculate this one. So it will comes 20.3125 into 10 raised to 6. So Ixx is equal to 53.125 into 10 raised to 6, and unit is mm raised to 4. ठीक है, so this is the moment of inertia about x-x axis. Similarly, moment of inertia about y-y axis, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहां पे देखो, अभी सिमेट्रिक है y एक्सिस को, तो वहां पे h डिस्टेंस रहेगा क्या, रहेगा क्या, नहीं रहेगा, मतलब Ig1 प्लस A1 H1 स्क्वायर, तो वो टर्म जो है सेकेंड टर्म वो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या Ig1। Ig1 मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी y एक्सिस के लिए क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Iyy इज इक्वल टू dB क्यूब बाय 12। Iyy के लिए क्या है dB क्यूब बाय 12। सो आई विल राइट हियर now moment of inertia about y-y axis is equal to same formula, moment of inertia of segment 1 about y-y axis plus moment of inertia of segment 2 about y-y axis। तो सेम फॉर्मूला आपको यहां पे यूज करना है, Ig1 प्लस A1 H1 स्क्वायर प्लस Ig2 प्लस A2 H2 स्क्वायर। अभी देखिए आपका जो सेक्शन है वो y एक्सिस को सिमेट्रिक है, तो वहां पे h डिस्टेंस आएगा क्या, जैसे यहां पे देखो x एक्सिस को क्या आया था, h डिस्टेंस आया था, मतलब डिफरेंस बिटवीन y बार और y1 या y2 y बार। तो ये डिस्टेंस जो है उसको h कहते हैं हम। सेगमेंट 1 के लिए ये था और सेगमेंट 2 के लिए ये था, लेकिन y एक्सिस में है क्या कोई डिस्टेंस वैसा, क्योंकि सिमेट्रिक है, तो ये h डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो
इसीलिए यहाँ पे ये जो टर्म है, ये टर्म भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, IG1 प्लस IG2 विच इज इक्वल टू, IG1 क्या रहेगा अभी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेगमेंट 1 अबाउट YY एक्सिस, dB क्यूब बाय 12, dB क्यूब बाय 12 प्लस IG2, यहाँ पे 1 कीजिए, G2 B2 क्यूब बाय 12। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम y एक्सिस को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे D1 सेक्शन में से लेना है, डेप्थ क्या है सेगमेंट 1 के लिए 150 और B कितना है 50। सो राइट डाउन 150 इंटू 50 क्यूब बाय 12 प्लस, अभी सेगमेंट 2 का देखिए, ये डेप्थ है 50 और विड्थ कितना है 150। तो यहां पे 50 इंटू 150 क्यूब, 50 इंटू 150 क्यूब बाय 12। So you will get IYY, moment of inertia about YY axis. So IYY is equal to (15.625 into 10⁻⁶ mm⁻⁴).